आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किए गए पहले वृहद आंदोलन के विषय में, जो था असहयोग आंदोलन। वैसे तो मैंने इस पर कल एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें जो है आवाज की कुछ दिक्कत आ रही थी। मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो जो है सॉल्व नहीं हो सका। तो इसी कारण से मुझे ये जो लेक्चर है फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा भारत में किया गया सबसे पहला वृहद आंदोलन था। इससे पहले ही महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सफल सत्याग्रह किया था। उसके बाद फिर वो खेड़ा आ गए थे, अहमदाबाद, वहां भी उन्होंने जो है सफल सत्याग्रह किया। लेकिन जो चंपारण था, जो खेड़ा था, अहमदाबाद था, वो स्थानीय मुद्दों पर आधारित था। भारत में गांधी जी द्वारा जो सबसे पहला आंदोलन किया गया था वो था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में आरंभ हुआ और 1922 तक चला था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका कई वर्षों तक रहे थे ना महात्मा गांधी, तो वहां पर उन्होंने जो है सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। जब ये भारत आए, कब आए थे भारत? तो 9 जनवरी 1915। उसके बाद ये जो है भारत में फिर चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, यहां पर अपना सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, जिसमें उनको सफलता मिलती है। उसके बाद 1920 में शुरू होता है असहयोग आंदोलन। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि उस समय ऐसा क्या घटनाक्रम घटित हुआ था जिस कारण गांधी जी को इस इतने बड़े आंदोलन को शुरू करने की आवश्यकता पड़ी। मतलब कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के क्या कारण थे, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत के नेता थे, चाहे वो उदारवादी नेता हो, चाहे वो उग्र विचार वाले नेता हो, उग्र विचार वाले नेताओं में बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। तो तिलक जी भी अन्य नेताओं की तरह प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के समर्थन के पक्ष में थे। मतलब कि युद्ध के समय सभी नेता अंग्रेजों का पक्ष ले रहे थे कि हमको जो है अंग्रेजों के साथ खड़े होना है, उनके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं करना है। गांधी जी की भी बिल्कुल यही सोच थी। लेकिन भारत के नेताओं का ये जो भ्रम है ये बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके लड़े जाने के पीछे जो प्रमुख वजह थी वो थी उपनिवेशों को सुरक्षित करना। अब जो भारत है वो अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, और जो अंग्रेज हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए लड़ रहे थे ताकि वो जो है अपने उपनिवेशों को, जिसमें एक भारत भी था, उनको सुरक्षित रख सके। तो जब ये चीज जो है भारतीयों के समक्ष उजागर हो जाती है, तो फिर जो भारत के नेता हैं वो फिर अंग्रेजों का साथ देना छोड़ देते हैं। फिर वो होम रूल आंदोलन शुरू कर देते हैं ना, तिलक जी, एनी बेसेंट, जिसको हम लोगों ने डिटेल से देखा है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भी कहीं ना कहीं गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को शुरू करने के लिए एक प्रेरणा दिया। इसके बाद अगला कारण है विश्व में हो रही कुछ घटनाएं, या फिर कहें विश्व में घटित समकालीन घटनाएं, जैसे कि जर्मनी हो गया, तुर्की हो गया, रूस हो गया। यहां पर ना प्रजातांत्रिक सरकारों की स्थापना होती है। विशेष करके रूस में 1917 में रूसी क्रांति होती है, जिसमें साम्यवादी सरकार बनती है। जो मजदूर है, वहां के जो जनता है, वो लोग जो है अपनी सरकार बना लेते हैं, और वहां पर जो राजतंत्र होता था पहले रूस में, उसको जो है उखाड़ फेंका जाता है। तो राजतंत्र के स्थान पर रूस में प्रजातंत्र आ जाता है, और भी काफी सारे स्थानों में। तो भारतीयों के मन में लगता है कि भाई अब समय आ गया है कि हमको भी अंग्रेजों को भारत से भगाना है और भारत में प्रजातंत्र स्थापित करना है। तो इसी उद्देश्य से यह आंदोलन किया गया था। गांधी जी स्वराज्य चाहते थे ना, तो ये चीज था। उसके बाद अगला कारण हम लोग देखते हैं। अगला कारण है 1919 का अधिवेशन। 1919 में एक अधिवेशन लाया गया, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता है। देखो, क्या था कि जो भारत के लोग थे वो थोड़ा सा उग्र हो रहे थे, और अंग्रेज भी इस चीज को जान रहे थे। तो 1917 में उस समय के जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, वो जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करता है कि हमारी सरकार जो है भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने जा रही है। मतलब कि हमारा जो उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, इस तरह का वो घोषणा करता है। तो भारतीय थोड़े से संतुष्ट होते हैं, और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाता है। लेकिन इसमें जो है भारत एक तरह से छले गए
गए थे, ठगे गए थे और भारतीयों के हाथों कुछ विशेष नहीं लगा था। जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने की बात कही गई थी उसमें इस अधिवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो छलावा था 1919 का जो अधिवेशन अधिनियम, उस वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा था, ये चीज था। उसके बाद अगला कारण है भारत में जो अकाल पड़ते थे, भारत में अकाल हो गया, इसके अलावा जो सूखा पड़ता था, अकाल, सूखा, महामारी, इन सब चीजों ने भी प्रेरणा दिया। क्यों? क्योंकि देखो, जो हमने देखा ना खेड़ा सत्याग्रह पड़ा था, तो मैंने बताया था कि वहां पर अकाल पड़ा था तो अनाज नहीं हुआ, इसके बावजूद भी अंग्रेजों ने किसानों से जबरदस्ती कर वसूलना शुरू किया था। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह किया। तो ऐसी स्थिति देश के और भी काफी सारे हिस्सों में थी। इसके अलावा समय समय पर हमारे भारत में महामारियां फैला करती थी, जैसे अभी हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और हमारी सरकार जो है कोशिश कर रही है, हालांकि जितना है उतना वो नहीं कर रही है, ये सब जानते हैं। और उस समय की सरकार, ब्रिटिश सरकार, वो तो भाई बिल्कुल ही नहीं करती थी। महामारियों के समय में प्लेग फैलता था, हैजा फैलता था, तो इन सब चीजों से भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों की सत्ता से मुक्त होने की भावना जो है प्रबल हो रही थी। तो ये भी एक कारण था। इसके बाद देखिएगा मूल्य वृद्धि। उस समय चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूरी दुनिया में जो है, जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई थी और चीजों के दाम, जो दैनिक रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके दाम भी काफी बढ़ गए थे। तो ये जो मूल्य वृद्धि है ये भी कहीं ना कहीं एक आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरणा दे रही थी। इसके बाद देखिएगा रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में पारित हुआ था। क्या है भाई रॉलेट एक्ट, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वैसे मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जालियांवाला बाग के ऊपर। तो रॉलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत किसी भी भारतीय को केवल संदेह के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे। उसको न तो वकील करने का अधिकार था, न दलील करने का अधिकार था, न ही किसी न्यायालय में अपील करने का अधिकार था। तो इस तरह के काला कानून के विरुद्ध भारतीयों ने विरोध किया और इसी विरोध का परिणाम था, या फिर कहें अंग्रेजों की क्या कहना चाहिए, बिल्कुल कुकर्म कहें, जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 रॉलेट एक्ट और पंजाब के स्थानीय नेताओं के गिरफ्तारी का विरोध करने जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर, वहां जो है लोग इकट्ठे हुए थे और जनरल आर डायर वहां आता है, अपने सैनिकों के साथ धड़ाधड़ गोलियां चलाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो इस घटना ने भी कहीं ना कहीं भारतीयों को पूरी तरह से अंदर तक हिला करके रख दिया कि अब जो है चुप नहीं बैठना है और एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने का सही मौका है। और गांधी जी ने इस चीज को समझा, क्योंकि हर भारतीय के मन में गुस्सा था और गांधी जी के एक आह्वान पर पूरा भारत उनके पीछे चल पड़ा। तो ये कुछ कारण थे। एक और कारण जो काफी इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन या खिलाफत का मुद्दा। देखो क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ना, जो तुर्की का सुल्तान था वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। जो तुर्की का सुल्तान था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इनके साथ मिलकर के अंग्रेज, फ्रांस, अमेरिका, इनके विरुद्ध लड़ रहा था। अब ये जो तुर्की का जो शासक था ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खलीफा के समान था। खलीफा जो कि मध्यकालीन भारत में बार बार जिक्र आता था खलीफा का, तो खलीफा जो है काफी इंपॉर्टेंट होता था। तो वो तुर्की के शासक को खलीफा माना जाता था। अब क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, तुर्की की हार होती है। तो जो अंग्रेज है वो फिर जो तुर्की का बादशाह है, तुर्की का जो शासक है, उसके साथ एक संधि करते हैं और तुर्की को जो है अपमानजनक संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसमें जो है तुर्की के शासक का अपमान होता है। आगे चल करके तो भैया तुर्की का जो शासक है उसके पद को ही हटा दिया जाता है। तो इन सब चीजों के कारण दुनिया भर के मुसलमान जो है अंग्रेजों के खिलाफ थे और भारत के मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया था। और महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुस्लिमों के मध्य एकता बढ़े, एकता स्थापित हो, इस उद्देश्य से महात्मा गांधी आगे चल करके कांग्रेस के कट्टर नेता, जो कट्टर हिंदू टाइप के नेता थे, वो भी जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं और खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये कुछ कारण थे असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे, जहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि भाई असहयोग आंदोलन शुरू कब से हुआ था। तो 1 अगस्त 1920 गांधी जी ने घोषणा किया कि 1
अगस्त 1920 से यह आंदोलन शुरू होगा। तो तिथि आपसे पूछा जाता है कब से शुरू हुआ, 1 अगस्त 1920। हालांकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसने अभी इसकी परमिशन नहीं दी हुई होती है, वो फिर बाद में उसको परमिशन मिलता है, लेकिन शुरुआत कब से हुआ, 1 अगस्त 1920। तो दिन तय हो गया कि हमको जो है इस दिन से असहयोग आंदोलन शुरू करना है। असहयोग था क्या, असहयोग आंदोलन में थोड़ा सा बताता हूं, आगे वैसे बताऊंगा इसमें क्या क्या किया जाना था। असहयोग का मतलब क्या होता है, देखो असहयोग, अ को अगर हम हटा दें तो सहयोग, सहयोग मतलब किसी का साथ देना, किसी की हेल्प करना, किसी का सहयोग करना, सहयोग मतलब। तो यहां पर अ शब्द लग गया मतलब असहयोग। अब देखो अभी जो है हम जो है हमारी सरकार का साथ देते हैं कि नहीं, सरकार जो नियम बनाती है हम उनको फॉलो करते हैं, टैक्स भरते हैं, कर भरते हैं, उस तरह से हम जो है सरकार का सहयोग कर रहे हैं। तो उस जमाने में भी जो भारतीय थे अंग्रेज सरकार का सहयोग करती थी। कैसे, अंग्रेज जो भी नियम बनाते थे, अंग्रेजों की जो भी संस्थाएं होती थी, जो उनके द्वारा कानून बनाया जाता था, जो कर लगाए जाते थे, उन सब चीजों का भारतीय निर्वहन करते थे। तो इससे भारतीय जो है अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। तो गांधी जी बोलते हैं कि हमको जो है अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना है, हर चीज से बिल्कुल असहयोग, कर नहीं देना है, उनके बनाए स्कूलों में नहीं जाना है, उनके बनाए दफ्तरों में नहीं जाना है, उनके बनाए अदालतों में नहीं जाना है, उनके बनाए वस्तुओं को यूज नहीं करना है, मतलब कि पूरी तरह से बायकॉट करना था। तो यहां पर अंग्रेज सरकार का सीधा सीधा असहयोग बिल्कुल, और यह बिल्कुल सत्याग्रह था, शांतिपूर्वक बिना किसी हिंसा किए हुए, पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से। तो दिन कब का चुना गया, 1 अगस्त 1920। लेकिन इस दिन यह आंदोलन शुरू हो पाता, एक अप्रिय घटना घटित हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक, उनका जो है इस दिन निधन हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को इस आंदोलन के लिए, क्योंकि भाई पहले से प्लान बन चुका था कि ऐसा कोई आंदोलन करना है पूरी तरह से अहिंसात्मक तरीके से। जो तिलक जी थे ये थोड़े उग्र विचार वाले नेता थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उग्र विचार वाले नेता थे तो ये बिल्कुल बम, बंदूक, गोला, उन सब चीजों का प्रयोग करने में विश्वास रखते थे, ऐसा नहीं है। ये मतलब हाथ जोड़ने के खिलाफ थे, हाथ जोड़ना, अनुनय विनय, उसके खिलाफ थे। इन्होंने भी 1905 जब स्वदेशी आंदोलन चला था उस समय में इन्होंने भी क्या किया था, असहयोग आंदोलन शुरू करने की बात कही थी, लेकिन उस समय के किसी भी नेता ने इनका समर्थन नहीं किया था। तो भारत में असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के जो विचार थे ना कि सरकार का बिल्कुल सहयोग नहीं करना है, तो कुछ कुछ उसी तरह का चीज जो है ये भी करना चाहते थे, लेकिन इनका किसी ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन जब गांधी जी ने ऐसी कुछ आंदोलन शुरू करने की बात कही तो इन्होंने बोला कि मेरा आपको पूर्ण समर्थन होगा, आपका मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। लेकिन दिन जो है चुन लिया गया था, पूरे देश में बता दिया गया था कि इस दिन से हमको आंदोलन शुरू करना है, तो इसको जो है स्थगित नहीं किया गया था, क्योंकि भाई तिलक जी का भी सपना था ना स्वराज। तो उनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे वो तो भारतीयों के साथ थे। तो इस दिन जो है आंदोलन शुरू हुआ। और तिलक जी की मृत्यु के संबंध में कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इनके मृत्यु के बाद जब सहयोग आंदोलन शुरू होता है तो इनके नाम पर एक फंड बनाया जाता है, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, जिसमें पैसा इकट्ठा किया जाता था। मतलब उस फंड में लोग जो है डोनेशन देते थे, जिससे इस पूरे आंदोलन का खर्चा चलाया जाता था। तो तिलक स्वराज फंड ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब तिलक जी का जब अर्थी निकला, जो डेड बॉडी ले जाते हैं ना शमशान घाट में, तो इनके अर्थी को जिन लोगों ने कांधा दिया था, एक तो थे महात्मा गांधी जी, उनके साथ थे मौलाना शौकत अली, वही मौलाना शौकत अली जो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। अली बंधु मैंने बताया था ना, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली। तो जो मौलाना शौकत अली थे, इन्होंने जो है गांधी जी के साथ तिलक जी के अर्थी को कांधा दिया था। इनके अलावा एक और व्यक्ति थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो 3 लोग, महात्मा गांधी, मौलाना क्या नाम बोला मैंने, मौलाना शौकत अली, माफी चाहूंगा, महात्मा गांधी, मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इन 3 लोगों ने जो है तिलक जी के अर्थी को कांधा दिया था। चौथा व्यक्ति कौन है मैं ढूंढा, लेकिन मुझे मिला नहीं, आप लोग बताइएगा अगर आप में से किसी को मालूम हो तो। इस तरह से तिलक जी का निधन हुआ 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन जो है यह आंदोलन शुरू हो जाता है। इसके बाद सितंबर का महीना आता है, 4 सितंबर 1920, 4 सितंबर 1920
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कब? 4 सितंबर 1920। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो अधिवेशन है वो कब होता है? दिसंबर में होता है ना, दिसंबर महीने में। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ता था, मतलब साल के बीच में अगर कभी कुछ जरूरत पड़ा, कोई एकदम ज्वलंत मुद्दा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता था? विशेष अधिवेशन कभी भी बुलाया जा सकता था। तो ऐसा ही विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है 4 सितंबर 1920 को, जो कि 9 सितंबर तक चला था। इसको मैं 4 से 9 कर देता हूं। 4 सितंबर को शुरू हुआ, जो 9 सितंबर तक चला था। कहां हुआ भाई यह विशेष अधिवेशन? तो कलकत्ता में हुआ। कहां? कलकत्ता। अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय, इन्होंने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखो, लाला लाजपत राय जो कि गरम दल के नेता थे ना, जैसे तिलक जी भी थे गरम दल के नेता, और किसी समय में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल क्या कहलाते थे? लाल बाल पाल कहलाते थे। तो इनमें से ना जो गरम दल के जो नेता थे उनमें से किसी को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का मौका नहीं दिया जाता था। जो पहले के उदारवादी नेता थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये लोग अधिवेशन करें, लेकिन जब उदारवादियों का दौर खत्म हुआ तब फिर इन नेताओं का टाइम आया। वैसे तो 1918 में तिलक जी को भी मौका मिला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करने का, लेकिन उनको जो है उसी वर्ष यूरोप जाना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा किसी काम से, तो वो अध्यक्षता नहीं कर पाए। लेकिन उनको 1918 में मौका मिला था, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कभी। लाला लाजपत राय ने 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसी कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। देखो, असहयोग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के समक्ष रखा, फिर उसमें थोड़ा सा बताया होगा कि हमको किस तरह से करना है, फिर कोई प्रतिवाद भी किया होगा कि नहीं इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो इन्होंने जो है अपने असहयोग के तरीके को, असहयोग का जो प्रस्ताव है वो सितंबर 1920 कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया। पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें सारा खाका बताया कि हमको जो है सरकार का असहयोग करना है, कर नहीं पटाना है, स्कूल कॉलेज का त्याग करना है, वकालत का त्याग करना है, विधान परिषदों का त्याग करना है, ये तमाम चीजें, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना है, सारा कुछ इन्होंने बताया। अब यहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने इनका विरोध किया, जैसे कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बोला कि भाई ये जो प्रस्ताव है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक धक्का है। एनी बेसेंट वही जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया था 1916 में। तो उनका क्या कहना था इस प्रस्ताव के विषय में कि यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक धक्का है। पूछा गया है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, वो भी जो है इस आंदोलन का विरोध करते हैं, मतलब कि इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं कि इस तरह का अगर कोई आंदोलन होता है तो वो देश के लिए जो है सही नहीं होगा। ये किन्होंने बोला? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, वही पाकिस्तान वाले जिन्ना, ये भी विरोध करते हैं। इनके अलावा देशबंधु चितरंजन दास ये भी विरोध करते हैं। थोड़ा बहुत मोतीलाल नेहरू भी कुछ चीजों से सहमत नहीं थे। लाला लाजपत राय जो अध्यक्षता कर रहे हैं ये भी कुछ पॉइंट से सहमत नहीं थे। दो लोगों का नाम मैं बताऊंगा स्पेशल आप लोगों को, बाकी का भी याद रखना है आपको। एनी बेसेंट ने क्या किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विरोध किया, मदन मोहन मालवीय ये भी विरोध कर रहे थे, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ये भी विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो चितरंजन दास हैं, देशबंधु चितरंजन दास, ये एक पॉइंट को लेकर के थोड़े से असहमत थे, बाद में मान जाते हैं। लाला लाजपत राय भी एक पॉइंट को लेकर के असहमत थे। तो इन दोनों का बताता हूं। सबसे पहले सीआर दास, मतलब कि देशबंधु चितरंजन दास, सीआर दास लिखूंगा मैं इनको। तो देखो, जो सीआर दास थे, चितरंजन दास, महात्मा गांधी जी ने जब प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव में बताया कि हमको जो है चुनाव का बहिष्कार करना है, विधान परिषदों का बहिष्कार करना है, तो यहां पर सीआर दास ने विधान परिषदों के बहिष्कार से अपनी असहमतता व्यक्त की। इन्होंने बोला कि ये जो विधान परिषद है इसको मैं स्वराज्य प्राप्ति का साधन मानता हूं, हमको जो है विधान परिषदों का त्याग नहीं करना चाहिए, बायकॉट नहीं करना चाहिए। गांधी जी क्या बोल रहे थे, हमको जो है
विधानसभाओं का जो चुनाव है उसका बहिष्कार करना है। अगर कोई विधानसभा सदस्य है तो उसको हमको जो है मनाना है कि भाई आप जो है अपनी सदस्यता त्याग दो। तो जो सीआर दास थे इसके पक्ष में नहीं थे। इनका मानना यह था कि हम लोग जो है विधान परिषदों का चुनाव लड़ते हैं और विधान परिषदों के अंदर जाते हैं और वहां से जो है सरकार को घेरते हैं। तो ये थोड़ा सा इस चीज के लिए पहले सहमत नहीं थे और अपना एक तरह से विरोध जताया था। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में आगे चल के फिर मान गए थे, मैं बताऊंगा। वहीं जो लाला लाजपत राय थे, ये जो है जो शैक्षणिक संस्थाएं थी, चाहे वो स्कूल हो कॉलेज हो, जिनके त्याग की बात कही गई थी। मतलब कि जो छात्र हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गांधी जी के प्रस्ताव में बोला गया था कि ऐसे छात्र सरकारी स्कूलों का त्याग करेंगे। तो लाला लाजपत राय जी का कहना था कि ठीक है, लेकिन जो छात्र हैं उनके भविष्य का क्या होगा। तो हमको जो है इस चीज को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, बच्चे लोगों को इसमें नहीं घसीटना चाहिए। वो लोग अपना मस्त पढ़े लिखे, क्योंकि वो देश का भविष्य है, उनके साथ हम लोगों को किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करना है। तो ये लाला लाजपत राय जी का कहना था। बाकी जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, जिन्ना साहब थे, एनी बेसेंट थे, ये सब तो भाई बिल्कुल अलग ही हो जाते हैं बाद में। ये प्रस्ताव पारित हुआ उस समय से वो विरोध जताते हैं। जब पारित हो जाता है ना प्रस्ताव तो उस बाद वो छोड़ ही देते हैं कांग्रेस। तो ये चीज था। कब हुआ ये? 4 से लेकर के 9 सितंबर 1920 कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में। इसके बाद देखिएगा दिसंबर 1920 कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित होता है। जो सामान्य वार्षिक अधिवेशन है वो अहमदाबाद में आयोजित होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सीआर दास ने। किसने की थी? सीआर दास। मतलब इन्होंने भी विरोध जताया था ना, तो सीआर दास ने अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की। देशबंधु चितरंजन दास, इन्होंने जो है अध्यक्षता की दिसंबर 1920 के अधिवेशन। सॉरी माफी चाहूंगा, सीआर दास ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। ये मैं क्या भूल गया, सॉरी, कुछ तो मिस्टेक हुआ। अच्छा ठीक, ये ना नागपुर में हुआ था, माफी चाहूंगा। सीआर दास ने तो भाई 1921 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था? नागपुर। ये सामान्य अधिवेशन था। अध्यक्षता किसने किया था? तो सी विजय राघवाचार्य। थोड़ा सा कठिन नाम है लेकिन याद रखेंगे। सी विजय राघवाचार्य, इन्होंने जो है नागपुर में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सामान्य अधिवेशन, देखो कलकत्ता ये विशेष अधिवेशन था क्योंकि ये बीच में हुआ था, क्योंकि कांग्रेस का जो सामान्य अधिवेशन है वो कहां होता था, कब होता था? दिसंबर 1920 में। तो ये जो है नागपुर वाला ये सामान्य अधिवेशन था। इस अधिवेशन में क्या हुआ? दिसंबर 1920 के सामान्य अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखा था उसको यहां स्वीकृति मिल जाती है। मतलब कि वो यहां पर पारित हो जाता है। मतलब जो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन शुरू किया उसको अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से उसको जो है अनुमति मिल गई आधिकारिक रूप से। जबकि ये शुरू कब से हो गया था? 1 अगस्त 1920 को। तो यहां पर जो है स्वीकृति मिल गई। अब यहां जो लाला लाजपत राय थे जो कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए थोड़ा सा वो डर रहे थे बच्चों के भविष्य के लिए, इनका सोचना भी सही है। जो बच्चों का भविष्य, भाई बच्चों से स्कूल छुड़वा रहे हैं तो एक तरह से सोचने वाली बात है। तो लेकिन ये मान गए और इसमें जो है नागपुर अधिवेशन में इसमें इन्होंने अपना विरोध वापस ले लिया। उसके बाद जो सीआर दास थे, देशबंधु चितरंजन दास, इन्होंने जो विधान परिषदों वाली बात पर जो असहमतता व्यक्त की थी, विरोध किया था, तो उस चीज को ये यहां पर वापस ले लेते हैं। तो इन दोनों ने कुछ पॉइंट पर विरोध जताया था। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि किसने जो है शैक्षणिक संस्थाओं के त्याग को लेकर के थोड़ा सा विरोध जताया था, तो लाला लाजपत राय, और विधान परिषद वाला में सीआर दास। तो ये हुआ। अब भाई ये जो पारित हुआ, ये जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है यहां पर स्वीकृत हुआ, तो गांधी जी अब बिल्कुल मूड में आ गए थे कि भाई चलो कांग्रेस का भी सपोर्ट मिल गया। लेकिन यहां पर और कुछ चीजें होती है। देखो,
अब कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है इसी के साथ। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वहां पर उदारवादियों का बहुत ज्यादा वर्चस्व था, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गए, उनसे पहले दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि काफी पहले इनकी डेथ हो चुकी, तो उनके बाद फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो अब जो है क्या हुआ कि अभी तक जो कांग्रेस का जो तरीका था वो बिल्कुल संवैधानिक तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करना चाहते थे। संवैधानिक तरीका क्या होता था? अनुनय विनय करना, आवेदन पत्र लिखना। तो उस तरीके से, संवैधानिक तरीके से ये लोग अपनी मांगों को मनवाने में लगे हुए थे। लेकिन पहली बार दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में अब जो है कांग्रेस के संविधान में काफी परिवर्तन आता है। एक तरह से कांग्रेस के नवीन संविधान का सृजन होता है। और इसमें क्या हुआ? अब जो है कांग्रेस पुराने तरीके को छोड़ करके नए तरीके, या कहें हर उस तरीके को अपना करके अपनी मांगों को पूरी करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तो इसमें जो है दो प्रमुख निर्णय लिए गए थे। पहला तो यही था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है अपने संवैधानिक तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति उसको त्याग देगी और हर उस तरीके को अपना करके स्वराज्य प्राप्त करना अपना लक्ष्य बनाएगी। मतलब कि स्वराज्य प्राप्त करने के लिए चाहे असहयोग करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, हर वो कार्य किया जाएगा जो वैध हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंसा करेंगे, अहिंसा के जरिए सब कुछ होगा, लेकिन अहिंसा के जरिए जितना कुछ किया जा सके वो सब किया जाएगा, ये बोला जाता है। इसके बाद जो दूसरा निर्णय लिया जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें कुछ रचनात्मक कार्य या फिर कहें रचनात्मक क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को इन रचनात्मक कार्यों में सम्मिलित होना अनिवार्य था। तो क्या थे भाई ये रचनात्मक कार्य? इनको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो रचनात्मक कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बनाया गया हर सदस्य के लिए, पहला चीज तो ये था कि प्रत्येक भारतीय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए। मतलब कि जितने भी देश में युवा हैं सबको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए, ये इनका पहला रचनात्मक कार्य था। इसके बाद दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार आगे चल करके इसी में फिर जो चरखा कातने का जो काम है उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। गांधी जी का जो चरखा आंदोलन है आगे चल करके इसी में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद देखिएगा 300 सदस्यों के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन। एक जो है 300 सदस्यों के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया जाना भी इसमें जो है शामिल था। उसके बाद चौथा है भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन। भाषाई आधार पर, जैसे कि अगर कोई तमिलनाडु क्षेत्र में, तमिल क्षेत्र में, तो वहां पर जो है तमिल भाषा से संबंधित, मतलब वहां तमिल में भाषण वगैरह दिया जाएगा। तो भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाएगा, ये बोला गया। इसके बाद देखिएगा सामान्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत ज्यादा हैं आज भी, उस समय भी थे, तो सामान्यतः हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर जो है भारत के जो दूसरे भाषा थे, जैसे उड़िया है, उड़ीसा है, तो वहां पर उड़िया भाषा बोला जा सकता है क्योंकि वहां के लोगों की जो मातृभाषा है उड़िया है। लेकिन बाकी जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर हिंदी का ही प्रयोग होगा। अगर कोई व्यक्ति मान लो तमिलनाडु क्षेत्र में, मद्रास क्षेत्र में गया है हिंदी भाषी क्षेत्र का, तो वो वहां के लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो वहां पर उसको जो है अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना होगा। और वहां पर जो है कोई दुभाषिया होगा जो कि हिंदी से उनको अपने भाषा में समझाएगा। मतलब कि अंग्रेजी भाषा का भी यहां पर प्रयोग करना वर्जित किया गया। तो ये भी एक इसमें जो है शामिल किया गया। उसके बाद देखिएगा अगला है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया इस अधिवेशन के बाद। मतलब इस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी दैनिक कार्य होता था उसको निपटाने के लिए इसको शुरू किया गया, दैनिक क्रियाकलापों के लिए। तो ये कुछ जो है रचनात्मक कार्य इसमें किए गए, पहले जो कि नहीं होते थे। और पहले क्या होता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष में एक बार मिलती थी, लेकिन अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साल भर एक्टिव रहेगी, हर समय एक्टिव रहेगी, क्योंकि इसमें जो है भारत के हर वयस्क व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जा रहा है। और रचनात्मक कार्य, जैसे मैंने बताया कि जो स्वदेशी वस्तु है उनका प्रचार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में फिर गांधी जी का क्या कहते हैं, वो जो चरखा, उसको शामिल कर लिया जाता है। अब यहां पर जैसे ही यह प्रस्ताव पारित हुआ,
नागपुर अधिवेशन में। तो काफी सारे लोगों ने अपना समर्थन भी दिखाया, जैसे कि जो अली बंधु थे, मौलाना शौकत अली हो गए, उनके भाई मोहम्मद अली, वो तो भाई शुरू से ही गांधी जी के साथ थे। कलकत्ता अधिवेशन में जैसे ही प्रस्ताव रखा, ये जो दोनों जो है अली बंधु, इन्होंने जो है गांधी जी का पूर्ण समर्थन किया कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद जो वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने भी जो है गांधी जी का शुरू से समर्थन किया कलकत्ता अधिवेशन से ही, और इधर भी समर्थन बनाए रखा। किन लोगों ने, अच्छा एक और ध्यान रखेंगे, जिन्होंने समर्थन किया था उस समय भारत में जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे ना, जो क्रांतिकारी संगठन उस समय थे, उनमें से अधिकतर क्रांतिकारी संगठनों ने महात्मा गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया कि हमारा जो है आपके इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन मिलेगा। देखो जो क्रांतिकारी थे भाई, वो जैसा भी हो अंग्रेज जो है भारत से जाएं, वो उनका मानना था। तो वो जो है गांधी जी को समर्थन करते हैं। इसमें जो बंगाल के जो क्रांतिकारी संगठन थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, ध्यान रखना। अब किन लोगों ने समर्थन नहीं किया, तो भाई जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, कलकत्ता अधिवेशन में भी सहमत नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, इसके बाद एनी बेसेंट हो गए। तो ये सब जो है कांग्रेस छोड़ के ही चले जाते हैं। कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, जी.एस. कापरडे, विपिन चंद्र पाल, ये सब जो है कांग्रेस का त्याग कर देते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो भाई अलग से वो उदारवादी संघ बना लेते हैं, अखिल भारतीय उदारवादी संघ, और वो बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ के फिर अपना आंदोलन चलाते रहते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, ये लोग जो है कांग्रेस त्याग देते हैं। देखो जो जिन्ना साहब थे ना, जो कि लगभग 4 साल पहले 1916 में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो वहां पर वो हिंदू मुस्लिम एकता चिल्ला रहे थे। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने जिन्ना साहब का बड़ा ब्रेन वॉश कर दिया लगता है, और वो फिर जो है ये जो खिलाफत आंदोलन है, और खिलाफत का भारतीय नेताओं ने समर्थन किया, विशेष करके जो कट्टर हिंदू नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने समर्थन किया। तो इस चीज का भी जिन्ना साहब ने कोई समर्थन नहीं किया। उसके बाद फिर असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद तो भाई वो कांग्रेस छोड़ के ही चले जाते हैं, पूरी तरह से मुस्लिम लीग में ही समा जाते हैं। तो ये 1920 में कांग्रेस को इन्होंने छोड़ा, ध्यान रखेंगे। कब 1920 में कांग्रेस को छोड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस तरह से किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया, ये भी आपसे पूछा जाएगा। अब कार्यक्रम मतलब क्या क्या करना था, वही मैं एक एक करके बता देता हूं आप लोगों को। पहला चीज तो ये कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो अदालत हो, न्यायालय हो, तो न्यायालय में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वहां के कर्मचारी हो, उनको बोला गया कि आप उनका त्याग करो। सरकारी दफ्तरों का त्याग करो, मतलब कि लोगों से बोला गया जो सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे वो छोटे पद पर हो, चाहे बड़े पद पर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे चपरासी हो, सबको बोला गया सरकारी नौकरी छोड़ो। मतलब कि अंग्रेजों की नौकरियों का त्याग करो, अदालतों का त्याग करो, जो स्थानीय परिषदें थी जिनकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी, उनका भी त्याग करना था। इसके अलावा जो विधान परिषद थे, जिनका कि भाई ये सी.आर. दास थोड़ा सा असमंजस में थे, तो उनका त्याग करना है, चुनाव का त्याग करना है। विधान परिषद, चाहे केंद्रीय विधान परिषद हो, चाहे प्रांतीय विधान परिषद हो, इन सब का जो है त्याग करना है। इसके बाद जो सरकारी स्कूलें थी, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय, यहां से इनका भी त्याग करना इस आंदोलन के कार्यक्रमों में शामिल था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चाहे कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, बहिष्कार करो। स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया जाना था इस आंदोलन के तहत। इसके अलावा कर, जो लगान है, कर है, वो नहीं देना था। लगान मत दो, कर मत दो, ये भी जो है इस आंदोलन का एक हिस्सा था। शराब की दुकानों में धरना देना, ये भी एक हिस्सा था, क्योंकि शराब से जो भारत की जनता है भाई, वो बिल्कुल गर्त में जा रही थी। तो ये भी एक इस आंदोलन के प्रमुख मतलब कार्य था। उसके बाद देखिएगा, जो उपाधियां मिली हुई थी काफी सारे लोगों को, उन उपाधियों का त्याग करना, मतलब कि जो अंग्रेज सरकार द्वारा जो उपाधियां, जो पदवियां दी गई है, उनका त्याग करना था। तो अब आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, इसको हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं, आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ा। तो देखिए, जो महात्मा गांधी थे, उनको एक उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद की। कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, ये महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों के
सहयोग करने के लिए, अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया था ना, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में जब वे थे तो जुलू विद्रोह, बोअर युद्ध, उनके उस समय में अंग्रेजों का सहयोग किया था। उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के समय में भी महात्मा गांधी जी ने सहयोग किया था अंग्रेजों का। इसी कारण से इनको जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी ने इसको त्याग दिया, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी इनकी देखा देखी में, क्योंकि भाई उपाधियों का त्याग करना था तो और भी लोगों ने उपाधियों का त्याग किया। जमुना लाल बजाज जो कि महात्मा गांधी जी के बहुत खास थे, जमुना लाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? राय बहादुर। तो जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया। इसके अलावा और भी काफी सारे लोग थे जिन्होंने राय बहादुर और दूसरी उपाधियों का त्याग करना शुरू कर दिया। कईयों को जो है, जो मुस्लिम होते थे ना, उनको खान साहब की उपाधि दी जाती थी, कईयों को राय साहब की उपाधि भी दी जाती थी। तो उन उपाधियों का लोग जो है त्याग करना शुरू कर देते हैं जिनको भी मिला हुआ था। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। अभी कुछ साल पहले भी एक जो सम्मान वापसी आंदोलन चल रहा था ना हमारे देश में, तो कुछ उसी टाइप से। इसके बाद देखिएगा अगला, अच्छा, एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। वही सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज वाले। वो जो है आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, कलेक्टर बन चुके थे, आराम से जो है बढ़िया उनकी नौकरी थी, अच्छा रुतबा होता उनका, तो वो आराम से बैठ करके खा सकते थे। लेकिन गांधी जी के एक आह्वान पर गांधी जी से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने क्या किया, आईसीएस की नौकरी को लात मार दी। तो पूछा जाता है किसने आईसीएस की नौकरी छोड़ी, तो सुभाष चंद्र बोस। भाई आईसीएस थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, कलेक्टर थे, इसीलिए तो पूरी दुनिया से हेल्प लेने चल दिए थे। मतलब कि जो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तब वो भारत से भाग गए थे, क्योंकि भारत में अंग्रेजों ने उनको नजरबंद कर रखा था। लेकिन ऐसे गायब हुए कि अंग्रेजों को पता भी नहीं चला, और बाद में फिर जो अंग्रेजों के दुश्मन थे उन लोगों के साथ मिल गए थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो आईसीएस थे, पढ़े लिखे बंदे थे, जानते थे किस तरह से जो है ऐसे हालातों में एक दूसरे का साथ लेना है। आगे पढ़ेंगे हम लोग आजाद हिंद फौज के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो इन्होंने जो है आईसीएस का त्याग किया। शिक्षा संस्थाओं का त्याग, बड़ी संख्या में छात्रों ने शिक्षण संस्थाओं का त्याग करना शुरू कर दिया। काफी सारे स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल थे, महाविद्यालयों के छात्रों ने भी अपना जो कॉलेज वगैरह त्याग दिया। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बच्चे लोग कॉलेज त्याग रहे थे, मतलब कि स्कूल कॉलेज वो लोग त्याग रहे थे, तो उनके पढ़ाई लिखाई का क्या होता, मतलब जैसे लाला लाजपत राय चिंता व्यक्त की थी, भाई बच्चे लोग स्कूल छोड़ेंगे तो उनका भविष्य बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसके लिए क्या प्लान है। तो उसके लिए प्लान ये था कि राष्ट्र विद्यालयों की स्थापना करना, मतलब कि जो भारत के लोग हैं वो लोग जो हैं राष्ट्र विद्यालय, जहां पर जो भारतीयों द्वारा स्थापित हो और वहां पर जो है भारतीय हिसाब से शिक्षा दी जाती हो, तो इस तरह के विद्यालय स्थापित करना इसमें शामिल किया जाता है। ये लाला लाजपत राय जी जब इसमें चिंता व्यक्त करते हैं, उसके बाद इसको शामिल किया गया होगा। तो राष्ट्र विद्यालय कहां कहां स्थापित किया गया, बहुत सारे स्थानों पर स्थापित किया गया था। कुछ का आप याद रखेंगे, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में है, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो ये कुछ जो है राष्ट्र विद्यालय जो स्थापित किए गए थे। इसके अलावा ना स्थानीय स्तर पर, जैसे कि जो छोटे छोटे नगर थे, छोटे छोटे कस्बे थे, यहां तक कि गांव स्तर पर भी जो थोड़े से संपन्न लोग थे, गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो वो लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से या फिर कहें अपने अपने हैसियत के हिसाब से विद्यालयों का स्थापना करते और वहां पर शाला त्यागी बच्चों को पढ़ाते थे। क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालते थे, लेकिन भाई उनको पढ़ाएं कहां। तो गांव गांव में भी जो है राष्ट्र विद्यालयों की स्थापना की गई थी। देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जब हम लोग पढ़ते हैं ना असहयोग आंदोलन के समय, तो उस समय देखिएगा कैसे धमतरी में हो, रायपुर में हो, दुर्ग में हो, बिलासपुर में हो, कैसे काफी सारे नेताओं ने अपने घरों में, जो धमतरी के थे ना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, उन्होंने तो भाई अपने घर में स्कूल खोल लिया था राष्ट्र विद्यालय। तो इस तरह से काफी सारे नेताओं ने जो है अपने अपने घरों में अपना जितना भी उनसे हो सकता था उस हिसाब से विद्यालयों की स्थापना की गई, ताकि जो छात्रों का जो भविष्य है वो जो है
न खराब हो, वो न बिगड़े आंदोलन के चक्कर में, क्योंकि भाई वही देश के भविष्य हैं, उन्हीं को आगे देश को चलाना है। और ये चिंता किसने व्यक्त की थी? लाला लाजपत राय जी ने। तो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए जो है राष्ट्र विद्यालयों की स्थापना की गई। अब बोला गया भाई वकालतों का त्याग करो, मतलब वकालत का त्याग करो, अदालतों का त्याग करो। गांधी जी खुद एक वकील थे, गांधी जी खुद एक वकील थे, तो उन्होंने भी वकालत का त्याग किया। इसके अलावा और किन किन नेताओं ने वकालत का त्याग किया, कहां कहां से, वो आपसे पूछा जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू और उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहां से वकालत का त्याग किया? तो इनका जो घर था ना इलाहाबाद, वहां से इन्होंने जो है वकालत का त्याग किया। उसके बाद देखिएगा विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इन दोनों ने गुजरात से ये जो वकालत है इसका त्याग किया। इसके बाद देखिएगा जो लाला लाजपत राय थे वो भी वकील थे ना, इन्होंने पंजाब से त्याग किया, पंजाब के थे। उसके बाद जो विपिन चंद्र पाल थे उन्होंने भी वकालत का त्याग किया। शुरू में थोड़े से ना विपिन चंद्र पाल भी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा सा वो भी असहमतता व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी का जो विचार था बिल्कुल अलग था, तो थोड़ा सा सहमत नहीं थे। बाद में वो समझ जाते हैं, ठीक है अच्छी चीज है इस टाइप से। तो इन्होंने जो है कलकत्ता से वकालत का त्याग किया। विपिन चंद्र पाल, देखो विपिन चंद्र पाल ना जब कलकत्ता में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था ना, जिसके तहत अरविंद घोष भी फंस गए थे, उनके ऊपर भी मुकदमा चला था, तो उस समय विपिन चंद्र पाल ने वहां पर वकालत किया था, पैरवी की थी क्रांतिकारियों के लिए, तो वो भी जो है वकालत का त्याग कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, उन्होंने बिहार से वकालत का त्याग किया। तो ये कुछ वकीलों के नाम याद रखेंगे। वैसे तो ये संख्या बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन कुछ का ही नाम आप लोगों को याद रखना है। इस समय कुछ मुस्लिम नेता जो गांधी जी के साथ शामिल थे, अली बंधु जो मौलाना शौकत अली हो गए, मोहम्मद अली, ये दोनों महात्मा गांधी जी के साथ थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये सब जो हैं गांधी जी के सहयोगी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है इस समय कौन से मुस्लिम नेता गांधी जी के प्रबल समर्थक थे, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो मोहम्मद अली थे ना, वो इस आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे। काफी सारे नेता इस समय गिरफ्तार हुए थे, विपिन चंद्र पाल को भी गिरफ्तार किया गया था, और विपिन चंद्र पाल की तो फैमिली तक को भी गिरफ्तार कर लिया था, उनके बीवी, उनकी पत्नी वत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था। और जब ना उनकी गिरफ्तारी हुई, मतलब कि विपिन चंद्र पाल के घर की महिलाओं को जब गिरफ्तार किया गया, तब गांधी जी ने एक वक्तव्य कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है बड़ी वीरता का काम किया है, मतलब कि भाई वो जो है नेताओं को तो गिरफ्तार नहीं कर रही है, उनके जो परिवार वाले हैं जो इस आंदोलन में शामिल भी नहीं है वैसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब कि महिलाओं को। तो ये बिल्कुल बेकार काम है ना, अपना बिल्कुल नीचता दिखा रही है ब्रिटिश सरकार। तो इस चीज के लिए गांधी जी ने बोला कि ये औरतों तक को गिरफ्तार कर रही है, मतलब जो ब्रिटिश सरकार इतनी नीच हो गई, कुछ इस तरह का उनका बोलना था व्यंग्य तरीके से। तो ये वीरता का काम कर रही है, इस टाइप से गांधी जी ने व्यंग्य कसा था। इसके बाद देखिएगा, इसी समय जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, इसी समय भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है 17 नवंबर 1921। कब? 17 नवंबर 1921 को भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इंग्लैंड के जो राजकुमार थे ना, उसका आगमन होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स। अब भाई ये जो है बंबई बंदरगाह से भारत में घुसा प्रिंस ऑफ वेल्स, तो जैसे ही ये बंबई बंदरगाह में पहुंचा तो वहां पर लोगों ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया, काले झंडे दिखाए, और जहां जहां भी गया वहां उसके साथ ऐसे ही हुआ। मतलब अंग्रेजों को भी लगा होगा, भारत के जो अंग्रेज थे उनको भी लगा होगा भाई इसको भी इसी ही समय आना था, यही समय मिला है, क्योंकि भाई वहां का प्रिंस था, तो अब मना तो कर नहीं सकते थे कि अभी मत आओ, अभी हालत खराब है। लेकिन आया, जहां भी गया उसको काले झंडे दिखाए गए, विरोध का सामना करना पड़ा। कलकत्ता गया ना, कलकत्ता गया तो वहां पर सुभाष चंद्र बोस ने इसके विरुद्ध जो है बिल्कुल मोर्चा खोल दिया, इसका विरोध कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने, और वो बड़े फेमस हो गए। और सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही ना नेतृत्व करने की क्षमता उनमें थी, तो इसी आंदोलन में उन्होंने जो है पहली बार राजनीति में प्रवेश किया, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े असहयोग आंदोलन के समय, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने नेतृत्व किया। और जैसे कि पूरे देश में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो रही थी, तो कलकत्ता में भी ना नेशनल कॉलेज कलकत्ता की स्थापना होती है, नेशनल कॉलेज कलकत्ता, उसके प्रधानाचार्य बना दिए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, इस आंदोलन के समय में सबसे ज्यादा विद्यालयों का त्याग
बंगाल में देखने को मिला, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि वहीं पहले अंग्रेज आए ना, तो वहाँ स्कूल भी ज़्यादा थे, स्कूल कॉलेज ज़्यादा थे, तो वहाँ के बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्कूलों का त्याग किया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स इस समय भारत आया था। अब इसके बाद देखिएगा दिसंबर 1921 को कांग्रेस का अधिवेशन होता है अहमदाबाद में। दिसंबर 1921, एक साल हो गया था। अच्छा, महात्मा गांधी ने ना नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में अपना जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि अगर हम लोग सही तरीके से इस आंदोलन को करते हैं, सही तरीके से सत्याग्रह करते हैं, तो 1 वर्ष के अंदर हमको स्वराज प्राप्त हो जाएगा, 1 वर्ष के भीतर हम जो है अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से था, ध्यान रखेंगे, हिंसा कहीं भी नहीं हुआ। कब हुआ हिंसा बताऊंगा मैं आगे। तो दिसंबर 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन आयोजित होता है अहमदाबाद में। कहां? अहमदाबाद। कहां है भैया? अहमदाबाद, गुजरात में। लेकिन उस जमाने में यह बंबई प्रांत के अंतर्गत आता था। अध्यक्षता किसने की थी? तो CR दास को अध्यक्ष चुना गया। किनको? CR दास। इनको जो है अध्यक्ष चुना जाता है। चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास, इनको जो है अध्यक्ष चुना गया कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का। लेकिन ये जो है अपना क्या कहते हैं, उस समय जेल में थे। कहां पर थे ये? जेल में थे। इस कारण से इनको जो है अध्यक्षता ये नहीं कर पाते हैं, जेल में थे, इस कारण से ये अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैंने जो बताया ना बंगाल में कि विपिन चंद्र पाल के फैमिली को कैद कर लिया गया था, वो इनकी फैमिली को कैद किया गया था, ध्यान रखेंगे। CR दास, इनकी फैमिली को जो है गिरफ्तार किया गया था, और साथ ही साथ इनको भी गिरफ्तार किया गया, ध्यान रखेंगे। बाकी विपिन चंद्र पाल वो अलग हो गए थे, ध्यान रखेंगे, उनका नाम जो है आप हटा दीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे जो है मिस्टेक हो गया था। वो जो है कांग्रेस का त्याग कर गए थे, विपिन चंद्र पाल, वो इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे। जो मैंने बताया ना कि कलकत्ता से CR दास ने वकालत का त्याग किया, मैंने विपिन चंद्र पाल बोल दिया था कि उन्होंने जो है वकालत का त्याग किया कलकत्ता से, वो इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़े थे, बल्कि वो तो भाई नागपुर अधिवेशन के बाद उन्होंने कांग्रेस का ही त्याग कर दिया था। तो मैं माफी चाहूंगा, वो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था। तो आप लोग थोड़ा सा जो है पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जहां मैंने विपिन चंद्र पाल जी के बारे में बताया है कि उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस के समय पैरवी की थी क्रांतिकारियों की, वो बात ठीक है। बाकी वो जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उसका विरुद्ध थे, उसके विरुद्ध। बाकी CR दास, इनके परिवार को गिरफ्तार किया गया था। तब गांधी जी ने बोला था कि अंग्रेज बड़ी वीरता का काम कर रहे हैं। तो CR दास जब 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, इनको अध्यक्ष चुना गया, लेकिन ये जो है उस समय जेल में थे। इस कारण से कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है हकीम अजमल खां को। किनको? हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, इनको जो है कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि CR दास तो उस समय जेल में थे। अब ये जो अधिवेशन है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो गांधी जी थे नागपुर अधिवेशन में, इन्होंने बोला कि भाई हमको जो है विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है। तो ये जो अधिवेशन था ना, पूर्णतः स्वदेशी तरीके से किया गया था। बैठने के लिए दरी वरी की व्यवस्था थी, और जितने भी कांग्रेस के सदस्य इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, वो सब खादी का वस्त्र पहन करके आए थे, विदेशी वस्त्र पहन करके कोई भी नहीं आया था। देखो उस जमाने के जो बड़े बड़े लोग थे ना, जो वकील वगैरह थे, चाहे वो CR दास हो, लाला लाजपत राय हो, काफी सारे लोग कोट वगैरह काफी पहनते थे, जो पाश्चात्य संस्कृति में पहना जाता है। तो उन सब चीजों का त्याग करके लोग अब जो है खद्दर पहन करके इस अधिवेशन में शामिल हुए थे, और पूरी तरह से हिंदी भाषा का प्रयोग यहां पर किया गया था। तो ये दिसंबर 1921 21 का अहमदाबाद अधिवेशन। अब 1 जनवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को एक चेतावनी दी कि आप लोग जो है शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगों को पूर्ण करिए। उस समय उन्होंने दो चीजें मांगी थी तात्कालिक तौर पे, बाकी स्वराज वगैरह वो तो था ही था। लेकिन 1 जनवरी 1922 इस दिन जो है उन्होंने बोला कि एक तो प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटाओ, और जो भी कैदी राजबंदी जो कैद किए गए हैं इस आंदोलन के दौरान, उनको मुक्त करो। अगर ये चीजें आप लोग जल्दी नहीं कर
करते हो तो फिर हम जो हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो ये बोला जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में शुरू किया गया था ना। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके तहत क्या होता, जो शब्द है ना सविनय, सविनय अवज्ञा, इसका मतलब होता है बिल्कुल सविनय, मतलब कि हाथ जोड़ करके कानूनों का, हाथ जोड़ करके उल्लंघन करना। तो यहां पर गांधी जी बोलते हैं कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, मतलब कि अहिंसात्मक तरीके से कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर देंगे। अब जो है पूरा देश कानूनों का उल्लंघन करेगा, किस किस को जेल में डालेंगे। तो कुछ इस तरह का हालात हो जाता। तो यहां पर जो है अंग्रेजों को ये चेतावनी देते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करिए, नहीं तो हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। तो गांधी जी ने ये वक्तव्य दिया था। अब इसी बीच जो है एक घटना घटित हो जाती है, जिसके बाद आंदोलन का पूरा रुख ही बदल जाता है। तो यहां पर गांधी जी इस समय ना बारदोली में थे। कहां थे? बारदोली। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये बारदोली से शुरू होना था। बारदोली कहां पर है? गुजरात में है। तो वहां से शुरू होना था। तो कहीं ना कहीं लगभग आंदोलन और उग्र रूप धारण करने वाला था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटित हो जाती है, जिसके बाद गांधी जी एक ऐसा फैसला लेते हैं कि पूरा देश उनके विरुद्ध हो जाता है। तो क्या थी वो घटना? अब हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। चौरी चौरा की घटना। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा चौरी चौरा की घटना के बारे में। अभी हम देखेंगे अच्छे से। पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूं। चौरी चौरा की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय की महत्वपूर्ण घटना है। चौरी चौरा की घटना कब हुआ था? ये 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। देखिए क्या था कि पूरे देश में इस समय जो है यह आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। पूर्णतः अहिंसा पर आधारित था, अहिंसात्मक था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्वयं सेवक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी माफी चाहूंगा, जो लेक्चर है थोड़ा सा काफी लंबा हो गया, तो बीच बीच में थोड़ा सा मैं कुछ का कुछ बोल दे रहा हूं। तो जो असहयोग आंदोलन था, ये जो है पूरे देश में चलना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो स्वयंसेवक दल के जो सदस्य थे, वो जो है हर नगर, हर छोटे छोटे कस्बे, गांवों में जाते थे और गांधी जी का जो विचार है, उनका जो तरीका है, उसको जो है लोगों को बताते कि हमको किस तरह से आंदोलन करना है। क्योंकि पूरा देश इस समय आक्रोशित था और सब जो है गांधी जी के साथ जुड़ना चाहता था। तो लोग जो है जुड़ते चले जा रहे थे। तो ये जो चौरी चौरा है, उत्तर प्रदेश में, तब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वहां पर जो है चौरी चौरा नाम का ये गांव हुआ करता था। तो ये इस गांव में भी कांग्रेस के स्वयंसेवक गए और सत्याग्रह का वहां पर नेतृत्व करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अहिंसात्मक तरीके से। अब यहां पर जो कांग्रेस के स्वयंसेवक दल के लोग थे, वहां जो शराब की दुकानें थी, उसके सामने वो लोग धरना वगैरह दे रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा वहां पर जो खाद्यान्न, जो खाने पीने की जो चीजें हैं, दाल चावल, ये सब चीजें, राशन वगैरह, तो उसकी जो दुकानें थी ना, तो वो मतलब कि चीजों के दाम बढ़ा करके बेच रहे थे। तो इस चीज का भी वहां पर विरोध किया जा रहा था, पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से। अब वहां पर पुलिस भी जाती है, भाई भीड़ इकट्ठा हो रही है तो पुलिस की भी ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। तो पुलिस भी वहां जाती है और पुलिस जो है वहां जो सत्याग्रही होते हैं उनको उकसाने की कोशिश करती है कि किसी तरह से इनको हम उकसाते हैं। देखो जो पुलिस थी ना उस समय की, अंग्रेज पुलिस, वो जब भी इस तरह के सत्याग्रह आंदोलन होते, अहिंसात्मक आंदोलन होते, भीड़ को उकसाने की कोशिश करती कि भीड़ जो है उत्तेजित हो और कुछ अहिंसा कर बैठे, मतलब कि तोड़फोड़ करे या फिर पुलिस पर पथराव करे, पुलिस को मारने की कोशिश करे। अगर भीड़ जरा भी हिंसा करेगी, थोड़ा सा भी, तो पुलिस को बिल्कुल मौका मिल जाएगा और वो क्या करेगी, सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाना शुरू कर देगी। तो वहां पर भी जो है ऐसे ही होता है, सत्याग्रहियों को भड़काने की कोशिश करती है पुलिस, उकसाने की कोशिश करती है। अब यहां पर जो है कुछ सत्याग्रही थोड़े से भड़क भी जाते हैं और पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। इससे जो पुलिस वाले हैं गोलियां चला देते हैं और इससे जो है भीड़ और ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, पुलिस वालों को दौड़ा देती है, पीटना शुरू कर दिया जाता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले जो है अपनी जान बचा करके थाने में भागते हैं और थाने के अंदर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। सब जो है थाने के अंदर छिप जाते हैं, अंदर से लॉक कर लेते हैं। तो टोटल यहां 22 पुलिस वाले थे। कितने? 22 थे, जिनमें से 22 में से एक जो है
इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर, और बाकी 21 जो है वो सिपाही थे। तो ये सब जो है अपने आप को थाने के अंदर बंद कर लेते हैं, सोचते हैं भैया अब हम सुरक्षित हैं, अब क्या कर लोगे, इस टाइप से। अब यहां पर क्या होता है, जो भीड़, जो सत्याग्रही है, जो उग्र हो चुके हैं, आंदोलन जो अहिंसात्मक तरीके से चल रहा था, हिंसात्मक रूप ले चुका था, अब वो क्या करती है, भीड़ बाहर से बंद कर देती है। जो पुलिस थाना है उसको बाहर से बंद कर दिया जाता है और फिर थाने को आग लगा दिया जाता है। और इसमें जो है 22 के 22 पुलिसकर्मी जल करके मर जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ पुलिसकर्मी किसी तरह से खिड़की या दरवाजा तोड़ करके बाहर भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ जो है उनको पकड़ करके वापस उसी आग में धकेल देती है। तो यहां पर 22 पुलिस वाले जिंदा जल करके मर जाते हैं। 5 फरवरी 1922 की ये घटना है। इसके बाद ये जो खबर है जैसे ही पूरे देश में फैलती है, एक तरह से मतलब अभी तक जब से ये आंदोलन शुरू हुआ कहीं भी हिंसा देखने को नहीं मिला, लेकिन यहां हिंसा हुआ। और गांधी जी जो कि इस समय बारदोली में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी में थे, वो जो है 12 फरवरी 1922 इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। मतलब कि इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर देते हैं। कहां से? बारदोली में एक सभा आयोजित की गई और उसी में इन्होंने जो है इस आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा और वो पारित भी हो जाता है। ठीक है, आंदोलन अब जो है बंद हो जाएगा। तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित किया गया और जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया, पूरे देश में हड़कंप मच गया, क्योंकि भाई आंदोलन जो है अपने मतलब बिल्कुल जो लोग हैं काफी उत्साह से भरे हुए थे और ऐसे समय में आंदोलन वापस ले लेने से पूरा देश जो है हतप्रभ जरूर हुआ होगा। अब यहां पर कुछ लोगों ने, हालांकि बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के अपनी आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर कहा कि आंदोलन को ऐसे समय में वापस ले लेना जब वो अपने सफलता के निकट थी, एक राष्ट्रीय दुख है। ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। मतलब कि ये जो आंदोलन है लगभग अपने सफलता के निकट पहुंच चुकी थी और ठीक इस समय वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। तो इस तरह का वक्तव्य किन्होंने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद देखिएगा मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बेटे, तो ये भी जो है इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। देखो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद जो लाला लाजपत राय थे, CR दास थे, ये सब जो है गांधी जी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन ये जो 3 नेता है ना, एक तो लाला लाजपत राय हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, इन तीनों में थोड़ा सा जो है शंका था। जैसे कि लाला लाजपत राय और CR दास, इन्होंने तो व्यक्त भी किया था अपनी शंका को। अब यहां पर मोतीलाल नेहरू, उनका कहना था, उन्होंने वक्तव्य दिया कि यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में अहिंसा के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया तो उसकी सजा हिमालय के दूसरे गांव को क्यों मिलनी चाहिए। मतलब कि भाई ये जो हिंसा है संयुक्त प्रांत के एक छोटे से गांव में घटित हुई है, तो उसके लिए पूरे देश को सजा देना या फिर पूरे देश में अच्छे से चल रहे आंदोलन को वापस ले लेना ये सही नहीं है। ये किन्होंने बोला था? मोतीलाल नेहरू जी का कहना था, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिता का ये कहना था। अब चूंकि चारों तरफ से गांधी जी की भर्त्सना, गांधी जी को जो है टॉन्ट किया जा रहा था, मतलब चारों तरफ से गांधी जी की निंदा हो रही थी, टॉन्ट किया जा रहा था, तो ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार को लगा कि भैया सही समय है, गांधी जी को उठा लो। तो 13 मार्च 1922 महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया? बारदोली से गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जाता है। कहां पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद यहाँ के न्यायालय में इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। ब्रूमफील्ड ये जो है वो था अपना क्या कहते हैं न्यायाधीश। तो ये जो है महात्मा गांधी जी को बाद में 6 वर्ष की सजा देता है। कितने वर्ष की सजा हुई थी महात्मा गांधी जी को? 6 वर्ष की। सामान्य कारावास था, मतलब होता है ना सश्रम कारावास की सजा मिलती है, ऐसे बोला जाता है ना सश्रम। सश्रम का मतलब होता है कि आपको जो है जेल में तो रहना है, साथ ही साथ वहां पर काम भी करना है। सश्रम का मतलब एक होता है कठोर कारावास, इस टाइप से कठोर, उसमें कठोर काम करवाया जाएगा, नहीं चक्की पिसवाया जाएगा। लेकिन गांधी जी को सामान्य कारावास मिला, मतलब वो बिल्कुल जेल में रहेंगे, वहां कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो 6 वर्ष की इनको सजा हुई थी। 18 मार्च 1922 इस दिन इनको जो है सजा
सुनाई गई 18 मार्च 1922। अब जो गांधी जी को जेल में तो डाल दिया गया, 18 मार्च 1922 को जेल में डाल दिया गया, इसी दिन सजा सुनाई गई और उसी के बाद इनको जो है जेल में डाल दिया गया। क्यों इनको सजा हुई, मतलब इन पर किस टाइप का मुकदमा चलाया गया, तो इन पर आरोप लगाया गया राजद्रोह का, मतलब इन्होंने जो है जनता को सरकार के खिलाफ भड़काया, जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित किया, मतलब इन्होंने राजद्रोह किया, उसके लिए इनको जो है 6 वर्ष की सजा हुई। इसके बाद ये जो है 2 वर्ष भी नहीं हुआ था इनको सजा काटे और 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 नहीं 24, माफी चाहूंगा, 5 फरवरी 1922 को तो चौरी चौरा की घटना हुई थी। 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। क्यों? स्वास्थ्यगत कारणों से, क्योंकि गांधी जी का जो तबीयत है वो खराब हो गया था, इस कारण से उनको जो है बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब अंग्रेजों को डर था कि भाई अगर हम लोग इस आदमी को जेल के अंदर रखते हैं और कुछ हो जाता है तो जो पूरी जनता है वो पागल हो जाएगी और हमको जो है कच्चा चबा जाएगी, हम जो है अपने देश भी नहीं पहुंच पाएंगे। उनको इस तरह से डर था, तो गांधी जी को वो जो है जेल से बाहर निकाल देती है। देखो उस समय में ना काफी सारे जो बड़े बड़े नेता थे जिनको जनता बहुत ज्यादा चाहती थी, तो उनको जो है वो अंग्रेज जो है कुछ कर नहीं पाते थे, जेल में रख करके भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे अगर इनको कुछ हुआ तो पूरा जो देश है अंग्रेजों को छोड़ेगी नहीं। तो इसीलिए जो है गांधी जी हो या फिर नेहरू हो या वल्लभ भाई पटेल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, कोई भी हो, इनको जो है अंग्रेज कुछ कर नहीं पाई थी। तो इसी के साथ ये जो असहयोग आंदोलन है समाप्त हो जाता है। 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। इसके बाद जब गांधी जी जेल चले जाते हैं तो फिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं आगे क्या करें, भाई जो आंदोलन था अच्छा खासा चल रहा था उसको तो रोक दिया गया, अब आगे क्या किया जाए, किस तरह से हम लोग आगे राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखें। फिर क्या होता है, स्वराज दल की स्थापना होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों के जो भी डाउट हो, जो भी सुझाव हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुआ होगा उसके लिए वो भी आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैंने जो विपिन चंद्रपाल सीआर दास, उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, उसको मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी आप लोग भी बताइएगा अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।